Hi, good evening, everybody. A very warm welcome to all of you. So, today we have with us one of the prestigious guests for this evening. He is the most kind hearted, most generous, and most humble person which I have ever met. So, please welcome Dr. Aditya from SLBS Mandi. थैंक यू अंकित ब्रो। की जर्नी कैसे रही अभी आपकी? एसएलबीएस की जर्नी बहुत अच्छी रही। और अभी नीट पीजी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। Great, great. So, you are planning for INICT and NEET? या आई एम फर्स्ट प्लानिंग फॉर आईएनआईसीटी एंड आफ्टर दैट फॉर नीट पीजी Okay, 2025। ग्रेट ग्रेट। सो आदित्य भाई देखो, अगर मैं अभी का जो करंट सिनेरियो भी देखूं एमबीबीएस में स्पेसिफिकली, जो फर्दर सिनेरियोज आज के टाइम में चल भी रहे हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फर्दर डोमेन्स अपार्ट फ्रॉम पीजी, सो वी विल बी या डिस्कसिंग इन डिटेल। राइट, सो आपके ओके। हिसाब से अभी के लिए जो पीजी का मतलब, फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एमबीबीएस के बाद जो पीजी की? मेरे अकॉर्डिंग जो अभी जो एमबीबीएस पास आउट है उनके लिए सबसे पहले जो क्लैरिटी है कि मुझे आगे क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा डायरेक्ट लगता है कि बस नीट पीजी सब कुछ है ना। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि वो बस पेपर दे रहे हैं क्योंकि सब दे रहे हैं। तो ये मतलब सबको जानना बहुत जरूरी है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है ना। बिकॉज होता ऐसा है कि हम जल्दी जल्दी नीट पीजी भी अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर कर लिया है। स्टिल दे डोंट नो कि मुझे ज्वाइन क्या करना है। ओके। क्योंकि उनका एग्जाम तो चलो ठीक है, अच्छा डिसेंट रैंक आ गया, बट लाइक इन 11th 12th जब हम सोचते थे हमें कुछ करना है, क्योंकि हमारे पास एक एम होता था यार हमें डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हम नेट पे सर्च करते थे तो कौन सा एग्जाम हमें देना है, तो हम सोचते थे अच्छा नीट पीजी नीट यूजी होता है ये एग्जाम देना है। हम्म। लेकिन अब करंट सिचुएशन ये हो गई है कि हम पहले एग्जाम दे देते हैं उसके बाद सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो देर आर सो मेनी ऑप्शन इवन आफ्टर एमबीबीएस कि आप सोच सकते हैं। काफी स्टेट्स में बॉन्ड होता है जहाँ पे बच्चे को कुछ टाइम मिलता है सोचने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है। और जहाँ नहीं होता कुछ बच्चे ड्रॉप करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ कि हमें हाँ। और इंडिया में आपको मतलब अपनी जो पीजी ब्रांच होती है वो ऐसे कई बार आपको हायरार्की में भी सेट करनी पड़ती है कि इफ ओके मेडिसिन इफ मेडिसिन नॉट देयर पीडियाट्रिक्स बिकॉज दे आर वेरी लिमिटेड सीट्स। और फिर आप मेडिसिन देन पीडियाट्रिक्स देन हायरार्की में रखेंगे तो ज़्यादा डाउट नहीं रहता। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक ब्रांच लेके चलते हैं और कई बार वो मिलती भी नहीं है। सो बहुत से ऑप्शंस होते हैं। इवन आप जॉब भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस होते हैं। इवन एनजीओज यूपीएससीज इवन स्टेट के मेडिकल ऑफिसर्स के एग्जाम्स होते हैं। इवन इन दिल्ली बॉम्बे में आप आर्ट्स के लिए भी ड्यूटी कर सकते हैं कि 2-3 घंटे आप जाके आए और उसके बाद आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। सो देर आर मेनी ऑप्शंस। सो बेटर कि आप अपने हिसाब से सोचें कि मुझे क्या करना है रेदर देन कि आप सबका देख के चलें कि ये आई नहीं दे रहा है या नीट पीजी दे रहा है तो मैं भी दूं। ओके ओके। सो आदित्य भाई देखो, जैसे आपने बताया ऑप्शंस के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। आज के टाइम पे डीएनबी इज वन ऑफ द टॉक ऑफ द टाउन, राइट? सो एमबीबीएस के बाद अगर स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं एमडी डीएनबी एंड देयर इज अनदर डोमेन विच इज डिप्लोमा, राइट, क्या डिफरेंस होता है तीनों में? एक्चुअली ये क्वेश्चन काफी बच्चे पूछते हैं इवन जो सेकंड थर्ड ईयर के भी हैं मुझसे कि वो भी कह रहे थे कि एक वीडियो बनाऊं कि एमडी डीएनबी एंड डिप्लोमा में क्या डिफरेंस है। सो बैक इन 1930 और 20 जब इंडिया में स्पेशलिटीज के कोर्सेज आ रहे थे तो सबसे पहले गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्रिंग एमडी और एमएस। हम्म। ठीक है, उसमें था कि हम स्पेशलिटी इंट्रोड्यूस करें जो भी ये मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं आफ्टर एमबीबीएस वो एक पर्टिकुलर चीज़ के स्पेशलिस्ट बने। लाइक अगर किसी को मेडिसिन आगे कंटिन्यू करनी है तो वो एमडी मेडिसिन करेगा। डर्मा आगे कंटिन्यू करनी है वो एमडी डर्मा करेगा। लेकिन अगर सर्जिकल फील्ड के सब्जेक्ट्स लेने हैं लाइक ऑर्थो एंड ऑल तो वो एमएस करेगा, यानी एमएस सर्जरी करेगा, मास्टर ऑफ सर्जरी, एमएस इन ऑर्थो करेगा, एमएस इन ऑब्स करेगा। तो ये था 1920-30। सो सबसे पहले हम एक सिस्टम बनाते हैं लाइक फॉर इंडियन क्रिकेट टीम सबसे पहले हम रणजी खिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद रणजी के बाद हम अपना लेवल अप करते हैं। तो अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा अपना जो लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इंडिया में बहुत अच्छे हैं कुछ, वो भी चाहते थे कि हम भी बच्चों को कुछ सिखाएं। तो उन्होंने लेट 90s में और 2000 के पास जब हम 21st सेंचुरी में आने लगे तो उन्होंने बोला कि अब हम एक नया सिस्टम लाते हैं जो फॉरेन में बहुत पॉपुलर है लाइक डीएनबी, दैट इज डिप्लोमेटिक नेशनल बोर्ड। सो इट इज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीजी कोर्सेज कि हमारे पास वाइड रेंज के वैरायटी के कोर्सेज हों, ठीक है।
तो इसमें जो हमारा बोर्ड था वो एक सेपरेट बना। लाइक एमडी और एमएस होता है कि पर्टिकुलर कॉलेज है, तो पर्टिकुलर कॉलेज में एग्जाम होगा, पर्टिकुलर कॉलेज में ही बच्चे सीखेंगे। बट जो डीएनबी का एग्जाम होगा, उसमें क्या होगा, आपका एग्जामिनर पूरे इंडिया में कोई भी हो सकता है। सो इसमें थोड़ा ये है कि आप को एक्सपोजर ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, लाइक पासिंग परसेंटेज वो वेरी करती है। हम्म। फिर 2019 में क्या हुआ कि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अमेंडमेंट लानी बहुत ज़रूरी है, कि डीएनबी कोर्सेज में अमेंडमेंट लाते हैं। तो उन्होंने ये लाई कि अब जो डीएनबी और एमडीएमएस है वो इक्वलेंट होने वाली है। अगर आपका हॉस्पिटल 500 बेड से ज़्यादा है, मतलब 500 बेड ज़्यादा है आपके हॉस्पिटल में, तो आपकी एमडी और डीएनबी सेम वैल्यू की है। मतलब जब आप डीएम करने जाएंगे तो आपको कोई भी मतलब ऐसी इनइक्वालिटी कोई नहीं होगी, सेम ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपके कॉलेज में 500 बेड से कम है, तो आप जब सीनियर रेजिडेंसी करेंगे तो आपको 1 साल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी अब करंट सिनेरियो में ऐसा है कि बच्चों को बस ऐसा लगता है कि कोई इसमें इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी कोई नहीं है। आप डीएनबी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एमडीएमएस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऑल्दो अभी डीएनबी की पासिंग परसेंटेज थोड़ी कम है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम हुआ है कि बच्चे अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा 5 10 साल 15 साल में, तो इसकी पासिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छी होने वाली है। लाइक मेडिसन पीडिया एंड ऑल की पासिंग परसेंटेज अभी भी बहुत अच्छी है। रेडियो मेडिसन पीडिया की बहुत अच्छी है। कुछ है जैसे ऑर्थो की बहुत कम है, क्योंकि ऑर्थो में कई बार थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है सब सिस्टम। तो इसमें बस ये रहता है डीएनबी में जो आपका एग्जाम होगा वो जो होगा, इवन जो थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, जैसे एमडीएमएस में क्या होगा, मान लो आप आज हमने थ्योरी पेपर दिया, कुछ समय बाद आपका प्रैक्टिकल है, तो आपको ना थ्योरी का एग्जाम पता है ना प्रैक्टिकल का, और रिजल्ट फिर कंबाइन हो गया आता है। बट डीएनबी में क्या होगा, आपका थ्योरी पेपर होगा, थ्योरी का रिजल्ट आएगा, आप पास होंगे तभी आप प्रैक्टिकल देने कहीं सेंटर मिलेगा आपको पूरे इंडिया में, वहां पे कोई भी एग्जामिनर आएगा। ऑल्दो डीएनबी में ये रिस्क रहता है, मान लो किसी दिन आपका ऑफ डे है, 3 साल आपने एमडीएमएस की है एक कॉलेज में, लाइक आई एम वर्किंग इन आईजीएमसी फॉर 3 इयर्स। तो मेरे जो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो भी हैं वो सारे मुझे देख रहे हैं कि यार ये बच्चा सिंसियर है। मेरा फाइनल एग्जाम आया, कोई पता नहीं होता 3 घंटे या कोई जितने घंटे में ऑफ डे हुआ, तो वो ऐसा देखेंगे यार 2 3 साल मेहनत की है, इसको पास करना चाहिए। लेकिन डीएनबी में कोई टीचर आपको नहीं जानता, मान लो दिल्ली जाके आपका पेपर है, उस टीचर को नहीं पता कि आदित्य राणा ने 3 साल एसएलबीएस में क्या काम किया है, और वहां पे मैंने थोड़ी भी गड़बड़ी की तो आई विल बी फेल्ड। तो फिर बच्चे पे ये भी प्रेशर हो जाता है, एक तो मैं डीएनबी कर रहा हूँ ऊपर से मैं पास नहीं हो रहा हूँ, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इफ अगर एमडीएमएस अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको तो एमडीएमएस ही करना चाहिए। और अगर डीएनबी भी अगर आपको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, आपको डीएनबी करनी है, और आपको ऐसा लगता है कि या आई कैन डू बेटर इन डीएनबी क्योंकि मेरी ब्रांच मुझे अच्छी मिल रही है, तो आपको डीएनबी के लिए जाना चाहिए। और पासिंग परसेंटेज भी विद इन सम 5 और 10 ईयर्स बहुत अच्छी होने वाली है। अब बात रही डिप्लोमा की। डिप्लोमा जो था वो अर्लियर बहुत बहुत पॉपुलर थे डिप्लोमास। अभी तो धीरे धीरे जो डिप्लोमास है उनको भी हम डीएनबी और एमडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ हिमाचल में, तो यहाँ पे एक दो जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है दे आर ओनली डिप्लोमा इन ऑर्थो। क्योंकि उस टाइम पे पीजी की सीट्स बहुत कम होती थी, क्योंकि आईजीएमसी और टांडा ही होते थे दो मेडिकल कॉलेजेस, उसमें भी पीजी की सीट्स लिमिटेड थी, तो डिप्लोमा कोर्सेज होते थे। लाइक ही इज डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस, और उसके और उनके अलावा और उनके बराबर ही जो मेडिकल कॉलेजेस के एमएस और था वो काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता था पुराने जमाने में कि डिप्लोमा और उसमें ज्यादा फर्क होता था, उतना ही एक्सपोजर होता था। लेकिन अब ऐसा आ गया है कि अब डिप्लोमा धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और सारे वो एमडी एमएस डीएनबी बन मिल रहे हैं। ओके। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि डिप्लोमा के जितने कोर्सेज हैं हमारे पास, अगर कोई बच्चा ऐसा है मान लो जिसका रैंक अच्छा नहीं आया, मान लो 30,000 40,000 है ना, उसके बाद डिप्लोमा पे उसको मिल जाता है, लाइक चाइल्ड ऑप्स। मतलब मेरे पास एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो डिप्लोमा लेना चाहता है, 30,000 रैंक है, वो ऑप्स कहीं नहीं के अच्छे डिप्लोमा के कॉलेजेस हैं, तो वहां पे वो लेना चाहता था डिप्लोमा। तो अगर आप मान लो मैंने डिप्लोमा किया ऑप्स का एक कॉलेज में, तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, उसके बाद एक पीडीसीईटी आता है, पोस्ट डिप्लोमा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ओके। दैट इज फॉर डीएनबी। मतलब अगर मान लो मैंने डिप्लोमा कर लिया ऑप्स का 2 साल का, ठीक है, उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डीएनबी कर लूँ, ताकि मेरे पास एक ऐसी डिग्री हो जाए कि मतलब मैं एज अ एम डी एम एस ट्रीट हूँ, क्योंकि अब इक्वलेंट कर दिया है गवर्नमेंट ने कि एम डी एम एस एंड डीएनबी आर इक्वलेंट। लेकिन डिप्लोमा वाले थोड़ा बैक रहते हैं। तो ठीक है। आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद आपने पीडीसीईटी देना है, लाइक पोस्ट डिप्लोमा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। उसके बाद अगर आपका क्लियर होता है तो इंडिया में
एक एनबीई बोर्ड होता है और एक ये सिंपल बोर्ड होता है। उसमें आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं डीएनबी के। लाइक इन एसएलबीएस, देयर इज लाइक एसएलबीएस में पीडियाट्रिक्स में जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है, डीएनबी की मान लो ये दो या तीन है, उसमें से जो सीट है वो एक है आपकी जो स्टेट से आएगी, एक आएगी ऑल इंडिया से। उसमें से भी जो एक ऑल इंडिया से आएगी वो पीडीसीईटी वाली है, यानी पोस्ट डिप्लोमा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देके जो डीएनबी ज्वाइन करेगा। ओके। तो हमारे कॉलेज में अभी रिसेंटली एक जो डीएनबी जिन्होंने ज्वाइन किया है, ही हैड डन डिप्लोमा लाइक 5 or 10 years बैक इन चाइल्ड, ओके, इन डिप्लोमा इन चाइल्ड, और जो पीडिया में पहले करते थे डिप्लोमा, एंड ही सर्व्ड इन आईजीएमसी फॉर 5 or 10 years, एंड ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, and even he is equivalent to some senior residents. And after that he do the PTCET, because sometimes क्या होता है जब डीएनबी एमडीएमएस इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रमोशंस में भी थोड़ा हेल्प रहता है। अगर आप डिप्लोमा लेके रहते हैं तो मे बी आप सिर्फ एसआर ही बन सकते हैं, है ओके। ना, तो वो प्रमोट नहीं हो पाते। तो अगर उसने तो उन्होंने ऐसा किया, पीटीसीईटी क्लियर किया, अब वो आए हैं JR2 बने हैं वो, पीडियाट्रिक्स के। है तो वो जेआर, लेकिन उनका जो काम है दैट इज इक्वलेंट टू इवन सीनियर रेजिडेंट एन एपी, बिकॉज ही हैड डन फॉर 5 or 10 years इन आईजीएमसी शिमला। सो इवन इन इमरजेंसी ही मैनेज वेरी, मतलब बहुत से अर्जेंट और इमरजेंसी केसेस बहुत ब्यूटीफुली मैनेज करते हैं। तो काफी बच्चे अगर ऐसा सोचते हैं कि हम डिप्लोमा करके नहीं सीख सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमा भी अगर आपको मिल रहा है, मान लो आपने 2 3 years बहुत एफर्ट मारे और आपको अब ये है कि यार मुझे 30,000 या 40,000 रैंक है और मेरे को ये डिप्लोमा, मेरे को पीडिया चाहिए, अब पीडिया तो डीएनबी भी नहीं मिलेगी और गाइनी भी नहीं मिलेगी, 20 under 20 पैक हो जाती है। मान लो आपका 30 के आसपास रैंक है, एंड यू वांट कि मैं यार डिप्लोमा कर लूँ उसके बाद पीडीसीएटी करके डीएनबी कर लूँ, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। मतलब बच्चों को अगर ये सारी चीजें पता है तो मतलब दे कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स। और अगर आप जैसे मतलब अगर फोकस्ड हैं और आपको ऐसा है कि मुझे पीडियाट्रिक्स ही लेनी है, चाहे डिप्लोमा चाहे डीएनबी चाहे कुछ भी, तो आप इस वे में भी अगर जाएं तो आप बहुत अच्छा आगे तक इवन डीएम तक भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके। एंड एडिंग ऑन टू योर पर्सपेक्टिव कि जैसे आप बता रहे हैं, अगर मैं पे स्केल की बात करूं, उसमें कितना डिफरेंस रहता है डीएनबी एमडी और टॉकिंग अबाउट डिप्लोमा? जो स्टाइपेंड जो स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, लाइक आप पीजी करने जाते हो, तो उसमें लाइक दिल्ली के कॉलेजेस और चंडीगढ़ के कॉलेजेस हैं, उसमें तो 1 लाख प्लस ही मिलेगा एमडीएमएस को, ओके। है ना। 1 लाख मतलब दिल्ली के कॉलेजेस में 1 लाख, मतलब सबका कॉलेजेस का अलग अलग है। लेकिन जो डीएनबी का है उसका फिक्स रेट है, वो ऑल ऑल ओवर, मतलब फिक्स स्टाइपेंड है उसका ऑल ओवर इंडिया में, वो 35 to 40 वेरी करता है। डिप्लोमा का मे भी उससे थोड़ा कम हो। डीएनबी को 40,000 से ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि जो सेंटर की गाइडलाइंस आई हैं, डीएनबी का स्टाइपेंड का अभी भी रिलीज हुआ है, उसमें किसी में 37 है, किसी में 38 है। इवन जो पोस्ट डिप्लोमा करके डीएनबी आते हैं उनको भी स्टाइपेंड 35 37 मिलता है। लेकिन वंस आपने कर लिया और उसके बाद अगर जब आप पोस्ट पे एपीएसआर लगेंगे तो वो इक्वलेंट टू उतना ही मिलेगा जितना बाकियों को मिल रहा है। पर डीएनबी का स्टाइपेंड कम होता है। और बड़ी बात होती है डीएनबी में बॉन्ड नहीं होता। लाइक आप डीएनबी ज्वाइन करते हैं तो उसमें देर इज नो बॉन्ड, दैट इज वेरी हेल्पफुल। और अगर आप एमडीएमएस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बॉन्ड्स होते ओके। इसमें रिजर्वेशन भी होता है क्या डीएनबी और डिप्लोमा में? हैं। आई थिंक होता है, बट अभी एग्जैक्टली मुझे इतना नहीं पता, बट पोस्ट डिप्लोमा की जब सीट्स आती हैं उसमें आई थिंक होता है। ओके। सो डॉक्टर एक बात बताइए, अब जैसे जो स्टूडेंट परस्यू कर रहा है डीएनबी, ठीक है, तो विल या देयर बी एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स कि वो एक प्राइवेट कॉलेज से डीएनबी कर रहा है या एक गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा है? या हो सकता है, बिकॉज जो आपकी मेडिसिन वाली फील्ड्स हैं, लाइक मेडिसिन, डीएनबी मेडिसिन है, डीएमडी पीडियाट्रिक्स है, हम्म। उसमें एग्जैक्टली ऐसा रहता है कि इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। इवन अगर आप पेरिफेरल कॉलेज में भी आप वो करते हो, लाइक प्रैक्टिस करते हो, लाइक मान लो हमारे एसएलबीएस में अभी सुपर स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, हम्म। तो यहाँ पे कोई डीएनबी मेडिसिन कर रहा है तो इज नॉट एक्सपोज टू लाइक सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस, ओके। है ना, लाइक ही इज ऑलवेज डूइंग द रूटीन वर्क। बट डीएनबी वालों के लिए जहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं होती, उनके लिए 5 or 6 मंथ्स की रोटेटरी पोस्टिंग लगती है, वो आईजीएमसी जाते हैं और वहाँ पे लाइक न्यूरो में और बाकी गैस्ट्रो में उनकी पोस्टिंग लगती है, ताकि उनको थोड़ा एक्सपोजर मिले। लेकिन मेडिसिन फील्ड्स में तो इतना ज्यादा वेरी नहीं करता प्राइवेट और लाइक गवर्नमेंट प्रैक्टिस। बट इन सर्जिकल फील्ड्स देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स लाइक जहाँ पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल आप ज्वाइन करते हैं डीएनबी में, और मान लो होता है आपको कोई इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, तो यू मे रिग्रेट योर डिसीजन। बिकॉज इन गवर्नमेंट सेटअप डेफिनेटली आपको ऑन एंड ज्यादा देंगे, चाहे वो पेरिफेरल कॉलेज है चाहे वो एक स्टेट कॉलेजेस है, वहाँ पे ऑन एंड ज्यादा देते हैं।
प्राइवेट में यदि आपको कोई जानता है और कुछ ऐसा है कि मतलब आप किसी के थ्रू गए हैं, तो हो सकता है वहाँ के, बिकॉज प्राइवेट सेटअप में लाइक मैक्स और उसमें आपको क्यों काम देंगे ना, लाइक मैक्स में तो, या आप साकेत जाते हो, अपोलो कहीं भी जाते हैं, वहाँ हम्म। पे अगर इतने अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, डेफिनेटली एसआर और जो भी होंगे वहाँ पे बड़ी पोजीशंस में, तो आपको बहुत बेसिक बेसिक काम सिखाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली वो नहीं चाहते छोटी मोटी गलती भी आपसे हो। और एग्जैक्टली। गवर्नमेंट में अगर हल्की फल्की गलती होती है तो एसआर अपने नाम पे ले लेता है एंड ही कैन इवन हेल्प यू। सो बेटर तो यही है कि अगर आप सर्जिकल फील्ड्स लेना चाहते हैं तो आप गो इन गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में तब जाएं जब आपका जान पहचान वाला कोई है। बट अगर आप मेडिसिन वाला कोई भी फील्ड उठाते हैं लाइक मेडिसिन पीडिया, तो उसमें ज्यादा फर्क इतना नहीं पड़ता एज कम्पेयर टू लाइक सर्जरी एंड ऑल तो। ओके। ओके। ठीक है। तो मूविंग अहेड डॉक्टर आदित्य, देखो होता क्या है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है ना अभी, जो स्पेसिफिकली अब जब नीट पीजी के बाद आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज कि यार आगे क्या करना है, क्या प्रिपरेशन है। अब देखो जो टॉप रैंकर्स हैं, लेट्स से अगर मैं बात करूँ टॉप 5,000 या 8,000 रैंकर्स, सो दे आर प्रीटी मच सॉर्टेड, उनको पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया भी इतना स्कोप नहीं रहता इन टर्म्स ऑफ ब्रांच, इन टर्म्स ऑफ कॉलेज एज वेल। बट मैं अगर बात करूं, जो रैंकर्स हमारे हैं 8,000 से लेकर 20,000 तक, लेट्स से 25,000, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करने का वेरिएशन बहुत बढ़ जाता है इन टर्म्स की, जहाँ पे क्योंकि उनको ना सीट का भी, क्योंकि वहां पे स्कोप का वेरिएंट भी आ जाता है कि करे तो करे क्या, क्या हम कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर लें या मैं ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज कर लूँ। तो इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग एनी ब्रांच, तो लेट्स से जो मैं क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करूं, क्या स्कोप है 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन डिफरेंट ब्रांचेस के लिए? लाइक 5-10 ईयर्स में अब मेरे हिसाब से जो ये डिसीजन होना चाहिए, ये हर इंसान का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। लाइक जहाँ मैं रहता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, अगर हम्म। मैं ऐसे सोचता हूँ 10 ईयर्स डाउन द लाइन, अगर मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस आना है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं है, इवन इन पीडियाट्रिक्स, इवन इन मेडिसिन, इवन इन मेनी फील्ड्स। लाइक हम्म। अगर आपको पीडिया में भी बच्चे को चेक कराना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ता है, एंड देर इज इतनी लंबी लाइन होती है कि आप फर्स्ट थर्ड फ्लोर में अगर ओपीडी है तो आप नीचे ग्राउंड फ्लोर तक वेट करना पड़ता है। ओके। तो अगर अब काफी लोग ऐसे होते हैं, लोग अब जैसे हम बोलते हैं कि प्राइवेट में लोग नहीं जाना चाहते, बट मान लो कोई डेली वेज वर्कर है, ठीक है, इफ ही अगर उसका बच्चा बीमार है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है अपने बच्चे को लेके, ठीक है, वहां पे चलो फ्री इलाज होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिसिन भी बहुत कम है, हिमाचल प्रदेश में बहुत कम मेडिसिन मिलती हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल है। हम्म। तो आप वो सुबह 10 बजे जाके एक अपनी स्लिप बनाते हैं, और शाम के 5 बजे तक उसके बच्चे का नंबर आता है, और वो मेडिसिन भी बाहर से मिलती है अगर, तो थ्री मान लो 400-500 कॉस्ट पड़ जाती है उसको गवर्नमेंट सेक्टर में भी। पर मान लो अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, वो 100 और 200 की स्लिप लेता भी है, तब भी उसकी जो एक दिन की डेली वेज वर्कर है, अगर उसका एक दिहाड़ी भी बच जाती है तो उसके लिए फायदा हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम में लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आप 10 बजे जाओगे, प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास गए, 100 की स्लिप बनी, 11 बजे आप फ्री हो गए, 11 बजे आप काम चले गए, ठीक है। लेकिन मान लो सरकारी में अब एक ही मेडिकल कॉलेज है, और चंबा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इतने एरिया से लोग आते हैं, तो वहाँ पे पहुंचना बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। तो सबको अपने अपने एरिया के हिसाब से सोचना पड़ेगा। लाइक अगर आप कोई पेरिफेरी में है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि यार मैं एमडी किस में करूं या डीएनबी किस में करूं, कि डाउन द लाइन में 5-10 ईयर्स में अगर बैक आता हूं यहाँ पे, तो मैं कुछ अपना प्राइवेट या कुछ भी इवन गवर्नमेंट भी ज्वाइन कर सकता हूँ। हम्म। लेकिन मान लो आप दिल्ली वाले कॉलेजेस में है, जहाँ पे आजकल अब इंसान को पेट में दर्द होती है, पहले हमें पेट में दर्द होती थी हम मेडिसिन वाले के पास जाते हैं, बट आजकल हम गैस्ट्रो के पास जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पेट में दर्द हो रही है तो गैस्ट्रो रीजन होगा। अगर हमें आज यूरिन की प्रॉब्लम होती है, हम मेडिसिन के पास नहीं जाते, हम यूरो के पास जाते हैं। लाइक हम्म। इन चंडीगढ़, इन दिल्ली, वी आर नाउ मोर फोकसिंग ऑन सुपर स्पेशलिटी। तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है। बट लाइक 10 to 20,000 रेंज में सच में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। इवन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स इवन गेटिंग गुड रैंक, उनको भी ऐसे ले रहे लग रहा है कि यार सर्जरी ले लें, मेडिसिन ले लें, या कोई नई इमर्जिंग ब्रांच ले लें। जो 10+ वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि यार रेडियो तो मिलेगी नहीं। और मान लो काफी बच्चे जो रेडियो लेना चाहते हैं, तो हम्म। उनको मैं एक ऑप्शन बताता हूँ लाइक 10,000 के आसपास। डीएमआरडी आता है, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो, ठीक है। उसमें डिप्लोमा जो होता है, आपको मैं बताऊंगा, अभी कुछ टाइम पहले मैं काफी कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरे कोई रिलेटिव बीमार थे, मैं जाता था अपोलो में, मैक्स में। वहाँ की जो 4-5 रेडियोलॉजिस्ट थे उसमें एक दो डीएमआरडी वाले भी थे। तो ओके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एमडी रेडियो कर ली है, अगर मान लो आपको सीट अच्छी डिसेंट सीट नहीं मिल रही, 5-6 थाउजेंड पे डीएनबी रेडियो नहीं मिल रही, आपका 8-9 थाउजेंड 10,000 तक रैंक आता है, आपको कोई डीएमआरडी का, बहुत से ऐसे अच्छे कॉलेजेस है, मैं एक्सप्लोर कर रहा था जहाँ पे डिप्लोमा इन रेडियो वाज वेरी गुड।
आप उसको करने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या उसके बाद आपने डीएनबी करनी है रेडियो की, वो कर सकते हैं। बट आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को रेडियो ही लेनी है और मेरे पास बहुत कम अटेम्प्ट है, लाइक ग्रोइंग कंपटीशन है, तो आप डीएमआरडी भी ले सकते हैं। ये हो गया रेडियो वाला। मेडिसिन वाले अगर 5-6 थाउजेंड तक डिसेंट रैंक पे अगर उनको मेडिसिन मिल रही है तो सही है। लेकिन डीएनबी भी कोई मेडिसिन की बुरी नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया कि सर्जरी में फिर भी थोड़ा फर्क होता है। बट डीएनबी मेडिसिन में अगर आप अच्छे कॉलेजेस सर्च करेंगे, इवन लाइक इन आर कॉलेजेस, डीएनबी इज वेरी गुड। वहाँ पे एक्चुअली कम जेआर होते हैं, वहाँ पे पेशेंट लोग ज्यादा होते हैं, तो आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, बिकॉज आपने इमरजेंसी भी देखनी है, आपने वार्ड भी देखना है, आपने सब कुछ देखना है। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर आप डीएनबी कर रहे हैं या कोई पेरिफेरल कॉलेज है आपको कम सीखने को मिलेगा। हम्म। पीजी में कोई आप बहुत बड़े सर्जन नहीं बन जाते, लाइक आप एमएस करने गए, आप ऐसे एमएस करने जाके बोलोगे यार मैं विप्पल या बड़ी बड़ी सर्जरी सीख जाऊंगा। नहीं, आप बड़े कॉलेज में भी जाओगे, आप एम्स दिल्ली या पीजीआई भी जाओगे, तो फर्स्ट ईयर में तो आपको सिर्फ वार्ड का काम दिया जाता है। सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत इमरजेंसी माइनर ओटी सिखाया जाता है। थर्ड ईयर में जाके कहीं आपको अपेंडेक्टमी है, बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के कुछ केसेस दिखाए जाते हैं, या कभी ओटी में लेके जाया जाता है। मान लो अगर आपने पीजी कर की है, कहीं ऊपर नीचे भी गई है, डीएनबी आपने ले ली, आप इतना नहीं सीख पाए, तो उसका गम नहीं रहना चाहिए, बिकॉज आफ्टर डेट आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, लाइक ऐसा शिप अच्छी जगह कर लो, है ना, कि आप बाकी जहाँ कहीं आप प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो वहाँ अच्छी जगह जाओ। अब रेडियो का हमारे पास हो गया कि अगर रेडियो आपने एमडी ले ली, कोई बात नहीं, आप डीएनबी लो, डीएनबी नहीं मिल रही, रेडियो ही आपने लेनी है, आपको है कि मैं मेडिसिन सर्जरी नहीं कर सकता, यू कैन इवन एक्सप्लोर डीएमआरडी ऑप्शन, दे आर वेरी गुड। उसके बाद मेडिसिन आपको बता दी, अगर एमडी अच्छी जगह मिल रही है तो आप ले सकते हैं, डीएनबी भी कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद जो सर्जिकल फील्ड्स आती हैं, लाइक 10 to 20 थाउजेंड में अब बहुत सी फील्ड हैं, लाइक ऑब्स भी मिलता है, सर्जरी भी मिलता है, किसी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो आईएनटी भी बहुत अच्छी पोस्ट, अच्छा ब्रांच है। इवन नई ब्रांचेस आई हैं, जैसे मतलब सॉरी, रेडियोथेरेपी है। हाँ। जैसे आपने बताया कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट प्रेफरेंस रख रहा है एमडी के लिए, ठीक है, तो मेडिसिन और रेडियो का दैट इज फाइन। क्या डीएनबी अगर कोई सर्जरी कर रहा है या एमएस सर्जरी है तो उसमें भी डिफरेंस आता है क्या? इसमें एमएस टीएनबी सर्जरी इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर या इन प्राइवेट? इन बोथ। गवर्नमेंट, इन बोथ। हाँ, यस। इसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। एमएस जनरल क्या फर्क सर्जरी, होता है? अगर, हाँ, एमएस जनरल सर्जरी अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहा है और डीएनबी ही गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहा है, हम्म। लाइक इन आर कॉलेज देयर इज डीएनबी सर्जरी। हम्म। ठीक है। एंड 2-3 साल ही हुए स्टार्ट किए हुए, और काफी लोग मुझे यूट्यूब में भी पूछ रहे थे कि डीएनबी सर्जरी कैसी रहती है। ओके। एमएस जनरल सर्जरी और डीएनबी, क्योंकि अब हमारा पेरिफेरल कॉलेज है, अब जैसे जो सर्जरी ब्रांच है उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन आ गई है ना। तो हम्म। मान लो अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से, लाइक आप एम से एमएस जनरल सर्जरी कर रहे हो, तो आपकी 1 मंथ रोटेटरी पोस्टिंग लगेगी, लाइक प्लास्टिक सर्जरी, यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी में लगेगी, फिर आप गैस्ट्रो में जाओगे, वेरिएशन रहेगी, तो आपको उसमें ऐसा डाल दिया जाता है कि भाई आपने जब सुपर स्पेशलाइजेशन करनी है तो आप एक एक उठा लेते हो, लाइक न्यूरो सर्जरी। इन माई कॉलेज इफ पर्सन इज डूइंग डीएनबी सर्जरी, तो हमारे वहाँ पे न्यूरो सर्जरी नहीं होती, हमारे वहाँ पे कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी नहीं होती। तो हम्म। वहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन है, लेकिन हमारे कॉलेज में लाइक बहुत कम जेआर है, तो वहाँ पे ऑन हैंड बहुत सीखने को मिलता है। लाइक पीजीआई इन एम्स थर्ड ईयर में, जहाँ आपको ओटी में कुछ प्रोसीजर सिखाए जाते हैं या अपेंडेक्टमी सिखाए जाते हैं, यहाँ पे 6 मंथ्स में इंसान इतने ज्यादा टेस्ट ट्यूब डालता है, इवन एसपीसी करता है, लाइक सुप्रा प्यूबिक सिस्टोयूरोथोस्टोमी, एंड इवन चेस्ट ट्यूब डाल लेते हैं, इवन अपेंडेक्टमी भी फर्स्ट ईयर में करते हैं। या तो बाकी मतलब सर्जरी में ऐसा रहता है, पेरिफेरल कॉलेज में अगर कोई सीखने वाला इंसान है या सिखाने वाले अच्छे टीचर्स हैं तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। और इन लाइक एम्स और पीजीआई में बस उसमें टैग आपका लग जाता है एम्स पीजीआई का, बट वहाँ पे हो सकता है आप डिफरेंट सुपर स्पेशलिटी में लाइक सीखें थोड़ा थोड़ा, कि आपको एमसीएच का थोड़ा क्लियर हो जाए पिक्चर। बट फॉर लाइक 3 ईयर कोर्स मेरे हिसाब से, कि ये पेरिफेरल कॉलेज में या स्टेट के कॉलेजेस में जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है, जहाँ आपको जानते हैं टीचर्स, वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा सीख सकते हैं। ओके। बाकी प्राइवेट में तो थोड़ा रिस्की रहता है सर्जरी का, हम्म। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा उठाया और वहाँ पे किस तरह के मतलब प्रोफेसर्स हैं जो आपको सिखा सकते हैं। ओके। फेयर एनफ। सो मूविंग अहेड, अब मैं अगर इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन, जैसे हम स्कोप की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स रेडियो परस्यू कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे जो डिप्लोमा रेडियो में भी है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट एमबीबीएस स्टूडेंट अगर रेडियो परस्यू कर रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टॉक ऑफ द टाउन, राइट? तो वहां पे उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं आपके हिसाब से, कि वहां पे, क्योंकि नॉट ओनली रेडियो, अदर ब्रांचेस पे भी बोला जा रहा है कि वहां पे सैचुरेशन आएंगे स्पेसिफिकली सर्जरी के लिए,
तो स्टूडेंट्स को Yeah. ये डर भी बहुत ज्यादा है कि अगर हम रेडियो लेते हैं तो 5 साल बाद ऐसा ना हो कि हमारी जॉब ही चले जाए। क्योंकि मतलब आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद वन ऑफ द प्रोफेसर, तो उनका ऐसा मानना था कि वहां पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस होती है तो वहां पे एक रेडियोलॉजिस्ट की जॉब सिर्फ और सिर्फ यही साइन करने वाली होगी, दैट्स इट। तो अकॉर्डिंग टू यू आपका क्या टेक है इसके ऊपर? अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आएगी भी, एक्चुअली इंडिया में हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी डेवलप होती है, बिकॉज वी हैव वेरी गुड इंजीनियर्स, आईआईटीज एंड ऑल दोस प्राइवेट कॉलेजेस आर अमेजिंग इन इंजीनियरिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। लेकिन जब हम उसको मेडिकल फील्ड में लाते हैं तो हमें कुछ एथिक्स भी डालने पड़ेंगे उसमें। लाइक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो अगर एक रेडियोलॉजी की रिपोर्ट लाएंगे तो उसमें वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी बता सकते हैं जो शायद नहीं बतानी होती है। लाइक इन ऑब्स बहुत सी एथिकल चीजें ऐसी हैं। इवन कुछ ये भी बताना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग का तरीका किस तरह होता है। तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम पॉजिटिव वे में जरूर ले सकते हैं। अभी भी काफी रेडियोलॉजिस्ट हैं इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कुछ रिपोर्ट पहले अपनी बताते बनाते हैं रिपोर्ट, और उसके बाद एआई से देखते हैं कि मेरी रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे रह रहा है और एआई क्या बता रहा है। हम्म। उसके बाद इंटीग्रेट करके या वो साइन करता है कि ठीक है ये रिपोर्ट है। हाँ मतलब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लें तो इसका बहुत मतलब पॉजिटिव वे में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। लेकिन बट जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होनी बहुत जरूरी है कि मतलब कौन इसको इंटीग्रेट कर सकता है, किस तरह के सॉफ्टवेयर में कुछ लॉक लगाने पड़ेंगे कि एक रेडियोलॉजिस्ट ही ओपन करे। ये ना हो कि हम इंसान को उठा के एआई के थ्रू अगर रिपोर्ट बना रहे हैं। तो बहुत बहुत सारी चीजें लानी पड़ेंगी और ये अच्छी चीज में भी यूज हो सकता है। लाइक इन सर्जरी, अभी इंडिया में लाइक रोबोटिक सर्जरी की तरफ भी हम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया को अभी बहुत साल लगेंगे कि एआई इंट्रोड्यूस करना इन लाइक इन सर्जिकल फील्ड। हो सकता है इन दिल्ली या बॉम्बे वाली साइड्स में हो जाए, लेकिन हम्म। पेरिफेरल में इट्स रियली इम्पॉसिबल बिकॉज बहुत गरीबी है अभी इंडिया में भी। लाइक हम इंडिया में बोलते हैं कि इतनी चीजें आ रही हैं, लेकिन आप भी अगर हमारी जहाँ पे पेरिफेरल पोस्टिंग लगती है वहाँ पे हर तीसरा बंदा अभी तक टीबी के मरीज हैं बहुत ज्यादा अभी भी। हालांकि इंडिया बोलती है हम 2025 में खत्म कर देंगे टीबी, लाइक 2024 आ रहा है अभी भी अगर आप इन मंडी एंड ऑल जाएंगे वहाँ पे टीबी बहुत ज्यादा है। मतलब हम्म। अभी इंडिया बहुत लैग कर रहा है बहुत चीजों में। तो ये एआई आना एज बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अभी देखो काफी ऐसे सर्जन हैं जो अभी भी लैब सीख रहे हैं। बहुत से इंडिया में अभी सर्जन हैं जो अभी लैब सीख रहे हैं। हम्म। तो लैब भी उन्होंने नहीं सीखी है लेप्रोस्कोपिक। बट हाँ मान लो कुछ ऐसा है कि लेप्रोस्कोपिक में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लानी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइक आर्टरी नर्व वेन वो हमें इन इन टीवी इन स्क्रीन हमें पता नहीं चलता वेदर विच इज आर्टरी नर्व और वेन, बिकॉज बुक्स में तो हम पढ़ते हैं एक लाल दिखती है, एक ब्लू दिखती है, एक पीली दिखती है, बट वहाँ पे सब कुछ सेम ही दिखता है। और समटाइम्स क्या होता है वो एरर से कोई अगर आर्टरी कट जाए तो ब्लड ब्लड लॉस हो जाता है। बट मान लो इफ यू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू कैन हैविंग सम सॉफ्टवेयर की जिससे मुझे पता चल जाए बिफोर हिटिंग दैट आर्टरी नर्व और वेन दिस इज आर्टरी। तो हमारे जो पोस्ट सर्जिकल या प्री सर्जिकल जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट इट इज़ वेरी गुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट डिपेंड्स हाउ वी इंटीग्रेट इन दिस मेडिकल फील्ड विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हाउ एथिकल कमेटी इसको इंट्रोड्यूस करती है। बट या मतलब अगर हम देखें तो ये काफी बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर ऐसा बोल देना कि या कि मतलब बिल्कुल ही रेडियोलॉजिस्ट का काम कम हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब जैसे जो भी स्टूडेंट्स, चलो हमने रेडियो का ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डर्मा ब्रांच के लिए, तो डर्मा में भी Yeah, जैसे पीएमएमसी एमएमसी से कॉलेजेस हैं, राइट। yeah, स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटिंग कि हाँ, उनकी एक टेंडेंसी भी रहती है कि हमें वहाँ पे अप्लाई करना है, बिकॉज दैट्स अ ड्रीम yeah, कॉलेज, डर्मा। yeah, और yeah. एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ये भी है, अभी चंडीगढ़ में भी एक केस था कि आजकल डर्मा की जो डिमांड है वो इतनी नहीं है, Yeah. राइट। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो डिमांड है वो थोड़ी कम हुई है। लेकिन आजकल ये है कि लाइक आपने देखा होगा मैंने भी देखा होगा कि आजकल आदिवासी हेयर ऑयल बहुत पॉपुलर हुआ था थोड़े दिन पहले। एक्चुअली आजकल क्या है कि लोग स्किन के लिए या हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब हाँ। उनको ऐसा लगता है लाइक डेफिनेटली सोशल मीडिया अब इतना ज्यादा एम्फेसिस हो रहा है सोशल मीडिया पे। हर इंसान चाहता है कि मतलब हाँ कि मेरी फेस इस तरह दिखे या मेरे हेयर्स इस तरह दिखे। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि अब डर्मा में लग रहा है कि हमें कम होगा, पर डर्मा में भी रेडियोलॉजी से भी ऊपर जाएगी आने वाले टाइम पे। बिकॉज नाउ डेज बहुत लोगों को अब स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा जानने की इच्छा है। इवन लाइक एमडी डर्मा है, आफ्टर एमडी डर्मा भी लोग
अब देखो एमडी आपने डरमा की, उससे उसके बाद आप काफी लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो फेलोशिप्स कर रहे हैं, लाइक फेलोशिप इन हेयर ट्रांसप्लांट। अभी यही केस आया था कि एमबीबीएस में एक बच्चे ने एमबीबीएस के बाद एक हेयर ट्रांसप्लांट किया था, और उसके अगेंस्ट कोई केस डला था। और हाई कोर्ट ने कहा कि इट्स नॉट एन इमरजेंसी, और उसको उस केस में ये कंक्लूड होके आया था कि हाँ, एमबीबीएस पोस्ट एमबीबीएस वाले भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके। तो डेफिनेटली ये जब तक उस पे हालांकि पता नहीं कितने करोड़ का उन्होंने जिन जिन पेशेंट का किया था उन्होंने केस डाला था कि इतने करोड़ हमें वापस दो। लेकिन हाई कोर्ट में या वो कोर्ट में वो केस जीत गया। नहीं, एक पोस्ट एमबीबीएस स्टूडेंट अगर उसके पास कोई डिप्लोमा है, नहीं भी है, अगर उसने कहीं फेलोशिप फेलोशिप तो नहीं ले सकता, बट या छोटा मोटा डिप्लोमा या कुछ सीखा हुआ है, ही कैन डू हेयर ट्रांसप्लांट। बट डेफिनेटली कि हेयर ट्रांसप्लांट है, लाइक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मुझे भी हो रहा है, काफी लोगों को हो रहा है। डर्मा आने वाले टाइम पे बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगी। इन हेयर्स हेयर्स का अलग हो गया, स्किन का अलग हो गया, इवन बहुत सी ऐसी मतलब फील्ड्स हैं अब जो डर्मा है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब आने वाले टाइम में कम होगी। रेडियोलॉजी क्या हो सकता है एआई से थोड़ा इम्पैक्ट पड़े, लेकिन डर्मा का आई डोंट थिंक सो इम्पैक्ट पड़ेगा। और आने वाले टाइम पे डर्मा रेडियो से भी ऊपर जाएगी, क्योंकि एक तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है इसमें। हम्म। एंड स्पेशली फीमेल काफी ज्यादा ऑप्ट करती है डर्मा के लिए, बिकॉज काफी उनको पर्सनल स्पेस मिल जाता है, एंड फैमिली के लिए भी स्पेस मिल जाता है। बट अब मैंने देखे मेल भी काफी ज्यादा अब डर्मा की तरफ जा रहे हैं, पहले तो फीमेल जाती थी, लेकिन आजकल मेल भी काफी डर्मा की तरफ जा रहे हैं। ओके। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इट विल ग्रो, डेफिनेटली ग्रो। फेयर इनफ। सो मूविंग अहेड, अभी जैसे हम रेडियो में भी न्यू ब्रांचेस वगैरह की डिस्कशन में कर रहे थे, तो अब अगर मैं डिफरेंट डोमेन्स में भी जाऊँ, बिकॉज जनरली अभी के लिए क्या है, स्टूडेंट्स का एक पर्सपेक्टिव होता है या तो एमडी जाना है, एमडी में भी लेट्स से अगर मेडिसिन की तरफ वो रख रहा है, तो जनरल मेडिसिन, या इंटरनल, जनरल एंड इंटरनल हो गया, रेस्पिरेटरी है, पल्मोनरी है, दीज आर द या ब्रांचेस। चाहे वो एमएस में, सर्जरी में, जनरल सर्जरी में जाना है। तो अगर मैं न्यू डोमेन, या जैसे आपने बताया था न्यूक्लियर मेडिसिन, राइट, रेडियो हम्म ऑन्कोलॉजी इज देयर, रेडियोथेरेपी एंड ऑल, तो या इनके बारे में थोड़ा बताओगे क्या होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में, क्या करना होता है? ओके, लाइक एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ वेरी वेरी गुड ब्रांच। इसमें एक्चुअली एक तो रेडियोलॉजी होती है, हाँ। सिंपल है ना, रेडियो डायग्नोसिस में आप जब पीजी करने जाते हैं मेनली आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, आप सीटी करेंगे, कहीं आपके पास एमआरआई की अवेलेबल मशीन्स है तो आप वो करेंगे। लेकिन अब जैसे मान लो कैंसर है, कैंसर की स्टेजिंग जब करनी होती है तो आपने सुना होगा पैट स्कैन कराते हैं, 25-30 थाउजेंड का होता है वो, बहुत ओके। महंगा स्कैन होता है। हाँ। अभी हिमाचल में शायद एम्स बिलासपुर के पास पैट स्कैन की सुविधा है, बाकी कहीं नहीं है। पहले ओके। पीजीआई वगैरह या कहीं चंडीगढ़ जाना पड़ता था पेट कराने के लिए। ओके, और उसमें हम प्रोग्नोसिस देखते हैं आफ्टर कैंसर, पेट हो गया। इवन एक स्पेक सीटी भी होता है। ठीक है, बहुत सी ब्रांच, लाइक थायराइड स्कैन्स है, डिफरेंट थायराइड स्कैन्स होते हैं, एक थायराइड के पीछे छोटे छोटे पैराथायराइड होते हैं, तो उनका एक सिस्टम में भी स्कैन होता है। जनरली इसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंट जो हमने एलिमेंट्स पढ़े होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें आइसोटॉप्स पढ़ते थे हम, क्या एक आयोडीन का आइसोटॉप है, टेक्नीशियम का आइसोटॉप है, तो उसको हम इन बॉडी सिस्टम हम डालते हैं, फिर उसके थ्रू हम देखते हैं, लाइक कैंसर सेल्स होते हैं ना, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि कौन सी डिजीज हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है। सो उसमें फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस भी बड़े होते हैं, लाइक रेडियोथेरेपी में भी हम जब रेज वगैरह, गामा रेज वगैरह यूज करते हैं, या एक्सरे जो भी हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली अलग अलग सी रेज है, उस पर हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं डिटेल में। तो न्यूक्लियर मेडिसिन तो बहुत ही अच्छी ब्रांच है, मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजिकली ग्रो करना चाहता है और कोई मतलब रेडियोलॉजी को एडवांस इवन थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक की तरफ लेना चाहता है, तो न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ वेरी गुड ब्रांच। ओके। उसके अलावा बहुत सी अब नई ब्रांचेस है रेडियो में, लाइक न्यूक्लियर मेडिसिन आई है अभी लेटेस्ट, और काफी लोग ऑप्ट कर रहे हैं। वैसे मेडिसिन की अब ब्रांचेस आ रही हैं, लाइक जेरिएट्रिक मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन भी आपने सुना होगा। और क्या भी एक मैंने डीएम, मतलब थोड़ा सा हाँ इलेबोरेट, एक, फैमिली मेडिसिन और इनका? या एक जैसे डीएम इन्फेक्शियस भी आपको मैंने बताया। हाँ लाइक हाँ। एमडी जीरियाट्रिक मेडिसिन, जीरियाट्रिक मतलब होता है ओल्ड एज, लाइक सीनियर सिटीजन 60-65 ईयर्स प्लस वाले जो भी हैं। काफी आपने देखा होगा आजकल क्या है इंडिया में, बच्चे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है इंडिया में, बच्चे सिटी की तरफ मूव करते हैं और पेरेंट्स का बहुत कम। आप आज भी अगर सरकारी हॉस्पिटल में या पीएचसी में जाएंगे, आप देखेंगे बूढ़े लोग, चला नहीं जाता लेकिन वो दवाई लेने अकेले आते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता, उनके बच्चे बाहर होते हैं, उनको डायबिटीज है, उनको हाइपरटेंशन है, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो आप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मान लो आप फोकस करना चाहते हैं कि यस आई वांट टू फोकस ऑन द ओल्ड एज पॉपुलेशन, एंड आई, और मेडिसिन ही है। मेडिसिन में आप, मैं अभी इसका सिलेबस भी देख रहा था 3 इयर्स का, न्यूरोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, सब कुछ आप वो पढ़ोगे जो एक
मेडिसिन वाला पड़ता है, इमरजेंसीज। बट लाइक इन ओल्ड एज है, उसमें आप ऑपरेशन की जगह पैलिएटिव केयर देखेंगे ना, कि मतलब ऑपरेट ना हो कुछ, ये इनको मतलब किसी तरीके से फर्क पड़ जाए। तो बट आप मेडिसिन उतनी ही पढ़ेंगे, बट अगर आप फोकस है कि मैं सीनियर सिटीजन एंड ऑल का ही देखूं, एम्स दिल्ली में जीरेट्रिक मेडिसिन है, इवन दिल्ली के कुछ कॉलेजेस में भी जीरेट्रिक मेडिसिन है, उसमें भी आप जा सकते हैं। फैमिली मेडिसिन इज जस्ट अ वेरिएंट ऑफ लाइक कम्युनिटी मेडिसिन। ओके। कम्युनिटी मेडिसिन में हमारे पास पोस्टिंग आती है लाइक फैमिली पोस्टिंग आती है ना। तो कम्युनिटी मेडिसिन में हम जनरली ये पढ़ते हैं कि यार प्रोग्राम्स आते हैं, है ना, पीएचसी में कौन कौन सी स्क्रीनिंग चल रही है, लाइक प्रेगनेंसी में क्या किसको कौन सी दवा लग रही है नहीं लग रही है, बच्चों की इम्यूनाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। फैमिली मेडिसिन में जनरली एक वेरिएंट है, थोड़ा क्लिनिकल वेरिएंट है लाइक कम्युनिटी मेडिसिन का। कम्युनिटी मेडिसिन में भी यही चलता है, लाइक एपिडेमोलॉजी आपको आनी चाहिए, बायोस्टैट्स आनी चाहिए, कोई नई डिजीज आई है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फैमिली मेडिसिन में आप लोकल जो आसपास की आपकी डिस्पेंसरीज होंगी पीएचसीज में, उसमें आपकी रोटेटरी पोस्टिंग चलेगी, उसमें आपको। हाँ, तो हम फैमिली मेडिसिन में एक कम्युनिटी मेडिसिन का वेरिएंट है, बट इसमें जो आप क्लिनिकल एक्सपोजर आएगा, आपको वो इतना ज्यादा नहीं आएगा, बट या ठीक है कि आपको सीपीआर वगैरह मेडिसिन में देना आना चाहिए। सर्जरी की बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, इवन मैं देख रहा था चेस्ट ट्यूब वगैरह भी इसमें सिखाया जाता है, ओके। गायनी में लाइक डिलीवरी एंड ऑल। बट इसमें जो फैमिली मेडिसिन में एक वेरिएंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन का है, थोड़ा क्लिनिकल अप्रोच वाला कम्युनिटी मेडिसिन का है इसमें। इसमें डिप्लोमा भी होता है, डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन, और एमडी भी हो रही है। ओके। और तो ये हो गया मेडिसिन के ब्रांचेस। ओके, तो और अगर जैसे आप अभी न्यूक्लियर, हाँ बता जी। रहे हैं टॉकिंग अबाउट फैमिली मेडिसिन है या इधर से जेनरिक मेडिसिन भी है, अगर कोई किसी स्टूडेंट को आगे अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करनी हो तो उसे न्यूक्लियर मेडिसिन ऑप्ट करनी चाहिए? न्यूक्लियर मेडिसिन एक्चुअली थोड़ा रिस्की है, बिकॉज न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए मैंने कहा कि आइसोटॉप्स एंड जो एडवांसमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा है। एक ओके। सिस्टम में भी स्कैन्स और ये बहुत कॉस्टली होते हैं। देखो, इफ़ यू हैव लाइक सम कॉर्पोरेट सेक्टर आपको दे सकता है इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी। ओके। इवन रेडियोथेरेपी भी आप करते हैं ना, मान लो आपने रेडियोथेरेपी की या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की, अब हम्म। उसके लिए कीमो वगैरह एंड ये सेटअप बहुत महंगा होता है। तो हम्म। इसमें यही प्रॉब्लम आती है, मान लो आपने रेडियोथेरेपी उठा तो ली है, बट आप अपना प्राइवेट सेटअप कैसे खोल सकते हो? आप आपके पास अकेले हो, आपका सेटअप दो तीन बंदे, कौन आएगा आपके पास कीमो कराने? आएगा कोई? वो जाएंगे डेफिनेटली एक गवर्नमेंट कॉलेज या किसी में जाएंगे कि जहाँ पे कीमो मेरी हो जाए, है ना। तो रेडियोथेरेपी करके, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी करके, ये भी थोड़ा रिस्क रहता है कि यार प्राइवेट सेटअप थोड़ा कम हो जाता है। ओके। ये ओके। प्रॉब्लम रहती है। या, ठीक ठीक ठीक। सो अभी जैसे आपने बताया कि टीबी, जो इंडिया का मतलब गवर्नमेंट का टारगेट भी था कि टीबी खत्म कर देंगे, तो अगर मैं बात करूँ या, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए, तो या। स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब शुड दे ऑप्ट फॉर रेस्पिरेटरी मेडिसिन, और लाइक आने वाले टाइम में क्या स्कोप रहेगा रेस्पिरेटरी मेडिसिन का? अभी बीच में, एक्चुअली आने वाले टाइम, हाँ हाँ, अभी सुना यस भी यस, था कि मैंने नीट भी मर्ज सुना कर था दिया। ऐसा कि हाँ, या मैंने सुना था कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन और कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जिसको शायद इंटीग्रेट करें मेडिसिन के साथ। हाँ हाँ हाँ। बट हाँ, जिन्होंने कर ली है उनके लिए ये तो है जरूर कि आने वाले टाइम पे इन गवर्नमेंट सेटअप में शायद ये एपीज की पोस्ट, एसआर की पोस्ट कम हो जाएंगी इन लाइक इट एज अ प्रोफेसर इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन। लेकिन स्टिल आई बिलीव लाइक इंडिया में स्मोकिंग इज सो हाई कि लंग कैंसर इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। ओके। हम्म। एंड टीबी, जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी भी बहुत ज्यादा है अभी इंडिया में। हमें लगता है शायद नहीं है, बिकॉज हम यूजुअली केसेस नहीं देखते, बट यू विल गो टू पेरिफेरी इन पीएचसी, देयर आर सो मेनी केसेस इन टीबी ऑल्सो। हम्म। एंड अगर आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन में करते हैं, तो बहुत सी ऐसी लाइक ब्रोंकोस्कोपी, आप उसके लिए स्किल्ड है, ब्रोंकोस्कोपी मस्ट हो जाती है एक लंग कैंसर के लिए, अभी एनी मास के लिए, लंग मास के लिए। तो इवन स्पायरोमेट्री काफी मतलब रिलेटेड, एक तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा है इन दिल्ली एंड ऑल कंट्रीज में, तो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यार, सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो मे बी डिपार्टमेंट बेशक बंद हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई स्कोप इसका कम होगा। रेस्पिरेटरी मेडिसिन का स्कोप तो बढ़ता ही जाएगा, ऑल्दो जिस तरह हमारा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लंग्स डिसऑर्डर्स, स्मोकिंग बढ़ती जा रही है, दीज और भी काफी चीजें हैं लाइक लंग कैंसर मैंने बता दिया, टीबी अभी तक है ही है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आई डोंट थिंक सो स्कोप कोई कम होगा इसका। ओके ओके। सो वैसे हम जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन और इन सब चीज़ों की बात करिए, जो कर भी रहे हैं स्पेसिफिकली, जो इम्यूनोथेरेपीज वगैरह हैं, तो डू यू रियली थिंक सो या, कि ऑफ इम्यूनोथेरेपी विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ रेडियो ऑन्कोलॉजी एज वेल? एक्चुअली आई थिंक इट मे बी बिकॉज रेडियोथेरेपी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ये है
आपने देखा होगा, अभी मैं भी कुछ ऐसे न्यूज़ पढ़ रहा था, रशिया इज वर्किंग ऑन अ वैक्सीन, हम्म। एक यूनिवर्सल वैक्सीन ऐसी बनाएंगे जो इस तरह काम करेगी कि आपको जिंदगी में कभी कैंसर ही नहीं होगा। मतलब रशिया इज वर्किंग, इवन इन ऑल ओवर वर्ल्ड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग। इवन एक हिमाचल का नूरपुर का एक वंडर बॉय है जिसका आईक्यू नियर अबाउट न्यूटन के बराबर है, एंड ही इज वर्किंग ऑन अ डीएनए स्ट्रक्चर इन अ मोटिव where if you have a cancer he will give you a medicine or an injection and then cancer will go away because जो डीएनए में चेंजेस वगैरह हो गए वो सारे खत्म हो जाएंगे। हम्म। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, हम बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं या इम्यून इम्यून सिस्टम को इस तरह बूस्ट अप करते हैं कि दे विल फाइट विद ग्रोइंग सेल्स, जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं उसके साथ फाइट करते हैं। हम्म। इवन में कोई 5-10 साल पहले भी कोई ऐसी मैंने न्यूज़ सुनी थी, हमारे रिलेटिव में किसी को डायग्नोज हुआ था कैंसर, स्टेज 3 कैंसर था आई थिंक सो, रेक्टल कैंसर था। और रेक्टल कैंसर था, नीचे का थोड़ा कैंसर था, तो उसमें हम एपीआर करते हैं। और इस एपीआर में क्या होता है, फिर नीचे का जो आपका डेफिकेशन का जो एनएस वाली ओपनिंग है उसको बंद कर देते हैं, और आप थ्रू इलियोस्टमी और कोलोस्टमी आप थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। तो Okay. आपने एक कॉलेज सुना होगा, टाटा मेमोरियल, इट अ वेरी गुड कॉलेज इन मुंबई, और स्पेशली दिस कैंसर रिलेटेड। एंड वो वहाँ पे जाते हैं किसी के थ्रू, और वहाँ पे शायद कुछ प्राइवेट में भी वो दिखाते हैं, रिलायंस एंड ऑल में। और वहाँ पे उन्हें 2 शॉट दिए जाते हैं इम्यूनोथेरेपी के, उनको नाम नहीं याद है, बायोलॉजिकल एजेंट्स दिए जाते हैं। उन्होंने बस ये कहा कि मुझे 2 इंजेक्शन दिए, और उसके बाद 15-20 साल हो गए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मतलब जहाँ पे उनको रेडियो और कीमो के लिए कह दिया गया था, वहाँ पे कोई शॉट्स उनको इम्यूनोथेरेपी या कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स के दिए, या कुछ उनके पास आई डोंट नो उनको क्या दिया था। लेकिन या मतलब आने वाले टाइम में इम्यूनोथेरेपी होगी, चाहे जो एडवांसमेंट ऑफ कैंसर्स हो रही है, बिकॉज कैंसर्स पे पूरे वर्ल्ड में बहुत काम चला है, क्योंकि कैंसर इज रियली अ वेरी क्रॉनिक डिजीज और बहुत डिजास्टर डिजीज है, बिकॉज बहुत लंबा टाइम लेती है और उसके बाद भी इंसान नहीं बचता है। पैसे भी बहुत कॉस्टली है, लाइक ल्यूकीमिया लिम्फोमा की को इतनी कॉस्ट है कि एक नॉर्मल मैं और आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ कहाँ से लाएंगे अगर हमें होता है। Exactly. डेफिनेटली इस पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। इट मे इम्पैक्ट, लेकिन अभी वही है कि टाइम लगेगा। और ओके। ऐसा नहीं है, पर कुछ कैंसर्स ऐसे, अब बोल तो रहे हैं कि एक यूनिवर्सल ऐसी चीज बनाएंगे जो कैंसर ही खत्म कर देगी, बट आई डोंट थिंक सो। कुछ ऐसे कैंसर्स भी हैं जिनके लिए रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जरूरी भी है। ओके ओके। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, अब जिसे हम एमडी के लिए इतना वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल, तो अगर कोई स्टूडेंट एमडी प्रेफरेंस रख भी रहा है, ठीक है, विद द डिफरेंट स्टेट्स, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे आपने बताया कि हिमाचल में अब जो स्टूडेंट प्रेफरेंस रख रहा है पीडियाट्रिक्स के लिए, तो उसको इतना वो नहीं है। तो एमडी के बाद अगर मान लो सुपर स्पेशलिटी कोई नहीं भी करता, लेट्स से, तो विल ही बी Yeah. एबल टू सर्वाइव इन टायर 1 टायर 2 सिटीज? और अगर करता भी है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट जो हिमाचल में ही वांट्स टू सर्व? So what will be the impact of Yeah. both the branches on different states? इन दिल्ली और इन चंडीगढ़, इवन इन मुंबई, नाउ देयर आर सो मेनी सुपर स्पेशलिटीज, है ना। और इवन सुपर स्पेशलिटीज के बाद भी लोगों को लगता है यार अभी भी कमी है, क्योंकि डीएम करने के बाद भी इंसान लगता है फेलोशिप कर लेते हैं। लाइक आपने डीएम नेफ्रो की, उसके बाद भी फेलोशिप इन ट्रांसप्लांट, फेलोशिप इन ये, फेलोशिप इन वो, फेलोशिप इन ये। इन हम्म। हिमाचल नाउ लाइक इन काफी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मतलब एमडी करने के बाद भी इंसान देखो सर्वाइव तो इंसान एमबीबीएस करने के बाद भी कर सकता है। हम्म। अभी लेटेस्ट में एक वो देख रहा था, स्टडी हुई थी उसमें जो सबसे कम अनएम्प्लॉयड, जैसे हम बोल देते हैं ना कि यार नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, सबसे ज्यादा जितनी भी प्रोफेशन उठाए, सबसे कम अनएम्प्लॉयड लोग जो है वो डॉक्टर ही है। मतलब जितने भी डॉक्टर हैं वो कुछ ना कुछ कमा ही रहे हैं। मतलब 80-90% ऑफ डॉक्टर्स वेदर दे हैव डन एमबीबीएस, पोस्ट एमबीबीएस रिसर्च हुई, सर्वे हुआ, उसमें देखा कि बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो घर पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनको जॉब्स मिली हैं, बिकॉज डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं जरूरत है। हमें ऐसा लगता है कि एमबीबीएस बहुत कम है, लेकिन आप जब गाँव में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहां पे बहुत उसकी है, आज भी पॉपुलैरिटी है, एमडी करके भी बहुत पॉपुलैरिटी है। या हिमाचल में अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टायर सिटीज में मतलब अगर किसी को एमडी मेडिसिन करके कमाना है तो ही शुड बी वेरी गुड इन लाइक एमडी मेडिसिन। मतलब वो हम्म। नॉर्मल या एवरेज एमडी मेडिसिन वाला नहीं होना चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज और उसकी दवाई से पहली बात है फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं पड़ेगा तो डेफिनेटली दिल्ली जैसे कंट्री उस एरिया में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, Yeah. पर अगर दिल्ली में बहुत ज्यादा है तो आप थोड़ा दिल्ली के पेरीफेरी वाले गाँव में जाके अगर आप खोलें तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक Yeah. ठीक। एंड एडिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे कंपटीशन की बात है,
तो अब या कई स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि हम जैसे अब नीट पीजी किया, ठीक है, नीट पीजी के बाद सुपर स्पेशलिटी भी करना है। अगर किसी स्टूडेंट को वो नहीं करना, लेट्स से अभी डीएनबी में मतलब कुछ कोर्सेज, कुछ कॉलेजेस ऑफर कर भी रहे हैं कि 6 साल का पूरा कोर्स, कि जिसके अंदर या आप लाइक आफ्टर आप पूरा का पूरा एमडी, आप सीधा वो डीएम के बजाय आप पूरा एक पैकेज लो, ठीक है, 6 साल बाद यू विल या इट विल बी एज इक्विवेलेंट टू डीएम ओनली। तो या अब क्या मतलब, आर दे रेलिवेंट इनफ एज कम्पेयर टू एमडीडीएम, जो बंदा एक कॉम्पिटेंसी लेवल के थ्रू जा रहा है? एक्चुअली ये अच्छा है, जरूर अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क ये हो जाता है कि अभी हम इतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते। समटाइम्स क्या होता है, मैं अभी एक सर्जन को ही सुन रहा था, ही सेड कि आई वांट टू टेक न्यूरो सर्जरी फॉर एम्स दिल्ली, एंड आई वाज वेरी कीन कि मेरे को न्यूरो सर्जन बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है। लेकिन मुझे सीट नहीं मिली। एंड व्हेन आई एंटर इन एमएस जनरल सर्जरी इन एम्स दिल्ली, मुझे ऐसा लगा यार न्यूरो सर्जरी तो बहुत बिजी ब्रांच है, मेरे को तो अपना अपने लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और उससे ज्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लगी यूरोलॉजी। And after MS, after doing MS, he take MCH urology, and now he's doing very good. जब आप 6 years कोर्स उठाते हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ज्यादा आपके पास डिटेल होनी चाहिए कि मैं ये इस कोर्स क्यों उठा रहा हूँ। और बहुत ज्यादा मतलब फोकस्ड होने चाहिए कि हाँ भाई यही करना था। अगर हम्म, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को यही करना था, तब तो ये बहुत अच्छे कोर्सेज है। अब मेरे को पता है कि यार मुझे न्यूरो करनी है, मैं न्यूरो करूंगा। अगर मुझे पता है मैं CTVSC करनी है, मेरे को CTVSC करनी है, तो मैं वो 3 years वेस्ट क्यों करूंगा? बिकॉज वो एक तरह से वेस्ट ही हुआ। अपेंडेक्टमी आप सीख रहे हैं, ठीक है, वो मतलब अच्छी चीज है, आपने नई चीजें सीखी, गैस्ट्रो की चीजें सीखी। बट जब आप न्यूरो में करें, आप कौन कौन आपसे करवाएगा? नहीं, न्यूरो सर्जन से कौन कराएगा अपनी अपेंडिक्स और बॉवल? वो तो गैस्ट्रो वाले के पास जाएंगे। फिर हम्म, उसका वो 3 years का कोई फायदा होता नहीं है। और जब आप 6 year का कोर्स उठाते हैं, तो उसमें शुरू के 1 और 2 years आर द सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड लाइक जनरल सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ही आपको स्टार्ट कर दिया जाता है, लाइक न्यूरो है तो न्यूरो स्टार्ट कर दी जाएगी, CTVS है तो CTVS स्टार्ट कर जाएगी। उसमें आप सोच लो 5 6 years जब आप एक चीज पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप अगर वो 2 3 साल पढ़ेंगे, तो बेनिफिट वाला वो 6 years वाला कोर्स ही रहेगा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर योर ओके, वैल्यूएबल टाइम। वेलकम। थैंक इट यू। रियली मीन्स अ लॉट। आई होप हमारे ऑडियंस को ये सारी चीजें जो इनपुट मैट्रिक्स आपने शेयर किए हैं, इट हेल्प्स देम। सो थैंक यू सो मच। वेलकम।